हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा का चौथा पाठ जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य चला हुआ है। तीसरा पैरा देखिए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इसमें क्या कहा गया है। इस समय कवि दुखपूर्ण, अभावपूर्ण और वियोग के समय को बिता रहा है। उसकी पत्नी से उसका वियोग हो चुका है और उसके जीवन की खुशियाँ जा चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। वो कहता है कि उस समय का वर्णन अब मुझसे क्यों करवाते हो, जब मेरे जीवन में खुशहाली की भरपूर खुशहाली थी और मेरी प्रियतमा जिसके गालों की लालिमा लेकर ही उषा की लालिमा बढ़ जाती थी। तो मेरी प्रियतमा के अरुण माने लाल, कपोल माने गाल, उनकी मतवाली सुंदर छाया में ही जो प्रेम भरी उषा होती है वो अपना सौभाग्य प्राप्त करती थी, मधु और माया में सौभाग्य प्राप्त करती थी। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कवि का मानना है कि उषा की लालिमा भी मेरी पत्नी के मुख सौंदर्य की लालिमा से ही चुराया जाता था, लिया जाता था। तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अरुण कपोल, इसके अंदर पद्मैत्री अलंकार भी है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। अब मैं एक थका हुआ पथिक हूँ, राहगीर हूँ, और मेरी जो पंथा है, मेरी जो राह या रास्ता है, उसकी पाथे होता है रास्ते का सहारा। रास्ते में जो हम सामान प्रयोग करते हैं उसको पाथे बोलते हैं। उसकी स्मृति ही मेरा पाथेय बनी हुई है। उन सुखद क्षणों को याद कर लेता हूँ और उसी के सहारे, उन्हीं क्षणों की याद के सहारे मैं अपना जीवन बिताता हूँ। अब कहता है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। क्या तुम मेरी कंथा का अर्थ होता है रिजाई, मेरी रिजाई की क्या सीवन को उधेड़ कर देखोगे। क्योंकि प्राय है जो रिजाई वगैरह होती है उसके ऊपर एक सुंदर खोल चढ़ा दिया जाता है, कवर। उस कवर के भीतर कोई भी रफ़ कपड़ा, रफ़ चीज़ें डाल दी जाती हैं। बाहर से सुंदर लगता है, भीतर से कष्टप्रद लगता है। तो कहता है, मेरे हृदय की पीड़ाओं को जानकर, विकृतियों को जानकर भला तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा। तो क्यों तुम मेरे जीवन की मेरी सीवन को उधेड़ कर देखना चाहते हो। तो ये प्रतीकार्थ हो गया कि मेरे जीवन में जो अभावग्रस्त और दुखद क्षण है उनके बारे में जानना क्यों चाहते हो तुम, क्या सुख मिलेगा तुम्हें। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। कहता है, मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, उसकी बड़ी कथाएं कैसे कहूँ। यानी मैंने जीवन में कोई बहुत बड़ा महान कार्य नहीं किया है, मैं एक मामूली इंसान हूँ और मेरे जीवन की बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं है, छोटा सा जीवन है, उसकी क्या कथाएं कहूँ। क्या ये उचित नहीं है कि मैं चुप रहूं और औरों की सुनता रहूं, क्योंकि मुझसे महान तो बहुत सारे और रचनाकार हैं, उनकी आत्मकथा आप लिखवाइए, उनकी आत्मकथा ही सुननी चाहिए। और मेरे जैसे मामूली व्यक्ति को, जिसके जीवन में कुछ भी प्रेरणाप्रद नहीं है, उसको चुप ही रहना चाहिए। क्या ये ठीक नहीं है। प्रश्न अलंकार है यहाँ पर इन सभी पंक्तियों में। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कहता है, भला तुम मेरी भोली भाली, जिसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, आत्मकथा को सुनकर तुम क्या करोगे, क्या लाभ होगा तुम्हें। महापुरुषों, विद्वानों, ज्ञानियों, अनुभवियों और श्रेष्ठ पुरुषों की आत्मकथा पढ़ने से कुछ सीख मिलती है। मेरे जैसे मामूली आदमी जिसमें कोई बुद्धि न हो, भोले भाले आदमी की कथा, आत्मकथा को पढ़ने से किसी को भला क्या लाभ होगा, क्या करोगे तुम। अभी समय भी नहीं सोई थकी है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो व्यथा है वो अभी सो गई है, मौन है, और इसलिए अभी उसको कहने का समय नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे मेरे जख्म हरे हो जाएंगे। मेरे जीवन में पहले सुख था, अब दुख है, और इस दुख को मैं केवल अपने सुखद स्मृतियों के सहारे काट रहा हूँ। मेरे जीवन के वर्तमान कष्टप्रद पहलू की व्याख्या करवाकर, आत्मकथा लिखवाकर तुम ठीक नहीं करोगे, क्योंकि इससे मेरी सोई हुई मौन व्यथा
जाग जाएगी और मेरी पीड़ा दोबारा बढ़ जाएगी। इससे मुझे तो दुख होगा ही, साथ में तुम्हें भी खेद होगा। तो ये इसकी व्याख्या हो गई है। काव्य सौंदर्य में भाव आपके समझ में आ गया होगा कि अपने बीते हुए जीवन की खुशहाली का वर्णन करते हुए लेखक जो है इसमें वर्णन कर रहा है, कहता है कि उसी की स्मृतियों के सहारे मैं अपना जीवन काट रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम्हें सुख मिले, दुनिया को सुख मिले। तो उसके बारे में मुझसे क्या कहलाना चाहते हो। और इसके अतिरिक्त कवि ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन में कोई महानता, महात्म्य, विद्वता नहीं है जिससे किसी को कोई सीख या प्रेरणा मिले, इसलिए इस कथा को न सुनने में ही सबका भला है। और रही बात शिल्प पक्ष की, जो पिछले अनुच्छेद में मैंने बताया था, बिल्कुल मिलती जुलती वही विशेष होंगे। खड़ी बोली हिंदी भाषा है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में मैंने बताया था पदमैत्री अलंकार है, और मानवीकरण अलंकार भी बनता है। उषा के द्वारा सुहाग लिया जाना, अनुप्रास अलंकार है। मधुमाया में मैं की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न अलंकार है, ठीक है, प्रश्न शैली भी है, संबोधन शैली भी है, माधुर्य गुण है इसके अतिरिक्त। और तत्सम प्रधान मैंने पिछले पैरे में बताया था, तत्सम प्रधान शब्दावली है क्योंकि इसमें ज़्यादातर संस्कृत के शब्द हैं। अरुण है, कपोल है, ठीक है, अनुरागिनी, स्मृति, पाथे, पथिक, ये सब जो है तत्सम शब्द हैं संस्कृत के। और चाक्षुक बिंब है, बहुत सुंदर। आपकी व्याख्या पूरी हो गई है, इसका आपने 100% लिखनी है ये पूरी की पूरी व्याख्या।